5 जनवरी 2023 की ये बात है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में बसपा का कार्यकर्ता सम्मेलन चल रहा था और इसी कार्यकर्ता सम्मेलन में एक महिला बुर्के से पूरी तरह से कैद थी और वो मंच पर जब पहुंचती है तो पूर्व सांसद जो कि यहाँ पर मौजूद होते हैं मुख्य जोन इंचार्ज घनश्याम चंद्र खरवार, और वो एक नाम की घोषणा करते हैं कि हम अपनी पार्टी की सदस्यता इनको दिलाते हैं, यानी कि शाइस्ता परवीन को पार्टी की सदस्यता दिलाने का ऐलान करते हैं। और वो शाइस्ता परवीन कोई और नहीं होती, बाहुबली नेता अतीक अहमद की पत्नी होती हैं। अतीक अहमद साबरमती जेल के अंदर बंद है और एक भरोसा दिलाया जाता है पार्टी की तरफ से, बसपा की तरफ से, कि आने वाले निकाय चुनाव में आपको प्रयागराज से मेयर का टिकट दिया जाएगा और आप चुनाव लड़ना। जाहिर सी बात है, चुनाव लड़ने के लिए आपके पास ताकत के साथ साथ, शक्ति के साथ साथ, दिमाग के साथ साथ पैसे की भी बहुत ज़्यादा सख्त ज़रूरत होती है। लेकिन लंबे समय से अतीक अहमद सलाखों के पीछे है, उसके बेटे भी सलाखों के पीछे थे। ऐसे वक्त में अब शाइस्ता परवीन को चुनाव की तैयारी भी करनी थी और इलेक्शन लड़ने के लिए उसको पैसे की ज़रूरत भी थी। सब कुछ नियम के, जो उन्होंने एक प्लानिंग की थी, उस प्लानिंग के हिसाब से चल रहा था। लेकिन एक गलती ने इस पूरे सिस्टम को न केवल बदल दिया, बल्कि एक के बाद एक लोगों की हत्या भी हो रही है और एनकाउंटर में मारे भी जा रहे हैं। आगे भविष्य में इस परिवार के साथ क्या होना है, क्या नहीं होना, ये तो कह नहीं सकते। लेकिन आज की कहानी में हम शाइस्ता परवीन के बारे में बात करेंगे, जिसकी एक गलती ने इस पूरे परिवार का तहस नहस करवा दिया हो। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की। इससे पहले कि मैं शाइस्ता परवीन पाऊँ, उससे पहले मैं आपको एक घटना के बारे में, एक बात के बारे में आपको बताता चलूँ। दरअसल बात है 17 जनवरी 2007 की। रात का समय था और ये इलाहाबाद के एक करेली महमूदाबाद एक जगह लगती है, वहाँ पर गर्ल्स हॉस्टल होता है, मदरसा भी होता है। उस गर्ल्स हॉस्टल और मदरसे की जो दहलीज थी वो एक ही थी और इस दहलीज को देर रात में कई लोग ज़ोर ज़ोर से खटखटा रहे थे, आवाज़ लगा रहे थे और दरवाज़ा खोलने की अपील कर रहे थे। जैसे अंदर से आवाज़ आती है कि कौन है, क्या बात है, क्यों दरवाज़ा खुलवाना चाहते हो, तभी बाहर से आवाज़ लगाई जाती है कि हम फला लोग हैं। और जैसे ही वो नाम अपने आका का बोलते हैं, आका के नाम बोलते ही दरवाज़ा खुल जाता है। और जैसे ही दरवाज़ा खुलता है तो अंदर लड़कियां हॉस्टल में सोई हुई थीं। देर रात का वक्त था। कुछ लड़कियां दिन में देखी हुई थीं। उन्हीं लड़कियों को तलाश कर कर 2 लड़कियां यहाँ से लेके जाई जाती हैं और ले जाने के बाद सीधा एक नदी के किनारे लेकर जाने के बाद उनके साथ 5 लोग जो अंदर हॉस्टल में गए थे, जो मदरसे के अंदर घुसे थे, सबके हाथ में हथियार होते हैं, बंदूकें होती हैं। उन बंदूकों को देखकर ना मदरसे के संचालक कुछ कह पाए और ना ही वो लड़कियां कुछ कह पाईं। नाबालिग लड़कियां होती हैं। 5 लोग बारी बारी से नदी के किनारे उनके साथ बलात्कार करते हैं। जब उनका मन भर जाता है पूरी तरह से, तब मन भरने के बाद उन लड़कियों को सवेरे होने से पहले, सूरज निकलने से पहले उसी हॉस्टल में छोड़ दिया जाता है। जबकि वो लड़कियां पिटाई की वजह से, उनके साथ बलात्कार की वजह से ब्लड उनका बह रहा था, वो परेशान थीं, वो उनकी हालत ज़्यादा ख़राब थी। लेकिन ना मदरसे का कोई व्यक्ति बोल पाया। कहते हैं कि भले ही चाहे कोई कुछ ना बोल पाए, लेकिन कभी ऐसी बातें छिपती नहीं हैं। वो 2 लड़कियां जब हॉस्टल से गई थीं, उन 2 लड़कियों से पूछा कि तुम रात कहाँ गई थीं, और धीरे धीरे करके ये बात पूरे हॉस्टल की हर एक लड़की तक पहुंच जाती है, मदरसे की हर एक बच्ची तक पहुंच जाती है। और वो लड़कियां कोई गैर नहीं थी, वो लड़कियां आसपास के एरिए के गरीब परिवारों की बेटियां थीं। उन गरीब परिवारों की बेटियों ने जब अपने परिवार से ये बात कही, 17 जनवरी 2007 की उस रात की घटनाक्रम के बारे में तफसील से बताया, तब लोगों की आंखें खुलती हैं और हंगामा शुरू हो जाता है। जैसे ही हंगामा शुरू होता है, इसके बाद पुलिस भी हरकत में आती है। लेकिन हंगामा होने के बाद नाम आता है अतीक के भाई अशरफ का। अशरफ वही जिसको अभी हाल ही में पुलिस की अभिरक्षा में मौत के घाट उतार दिया गया था, उसका नाम आता है और फिर मुकदमे की तैयारी होती है। लेकिन उन दिनों सरकार थी समाजवादी पार्टी की और मुलायम सिंह यादव सूबे के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। जो कार्रवाई होनी चाहिए थी असल में वो कार्रवाई होती नहीं है। कहते हैं कि छेड़छाड़ का मुकदमा दर्ज हुआ था, लेकिन जब कुछ साल बीत जाते हैं, दूसरी सरकारें आती हैं। सरकारें आने के बाद फिर इस मामले का फिर से पूरे
पूरी तरह से इन्वेस्टिगेशन होता है, जांच होती है, पड़ताल होती है, तो उसमें कुछ लोगों को सामने कर दिया जाता है और जो असली मुलजिम होते हैं, असली आरोपी होते हैं, वो फिर भी सलाखों तक पहुंच नहीं पाते। और इस कांड को लोग मदरसे कांड के नाम से जानते हैं, जिसके होने से अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ अहमद की ज़िंदगी हमेशा हमेशा के लिए अंधकार की ओर चलने लगती है। और इससे पहले ही वो एक बीएसपी के विधायक राजू पाल की हत्या कर ही चुके थे। इस घटना के बारे में मैं पहले भी आपसे कई बार बात कर चुका हूँ, लेकिन आज की जो बातचीत है वो है शाइस्ता परवीन की। शाइस्ता परवीन का गांव लगता है प्रयागराज के दामोपुर में और इनके पिता का नाम फारूक होता है। फारूक उत्तर प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल के पद पर तैनात थे। जहाँ जहाँ उनकी पोस्टिंग होती थी, जहाँ जहाँ ये सरकारी क्वार्टर में रहते थे, वहाँ वहाँ उनकी 4 बेटियाँ और 2 बेटी भी रहते थे। 4 बेटी और 2 बेटों में सबसे बड़ी बेटी होती है शाइस्ता परवीन। शाइस्ता परवीन ने हाई स्कूल और इंटर की जो एजुकेशन ली थी, शिक्षा ली थी, किदवई गर्ल्स कॉलेज से ली थी। यहाँ से 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद उन्होंने ग्रेजुएशन भी किया था। और इसी बीच में एक रिश्ता इनकी लड़की के लिए आता है और ये खुद भी चाहते थे कि एक रिश्ता इसी शहर के यानी कि प्रयागराज के रहने वाले चकिया मोहल्ले के निवासी अतीक अहमद से इनका रिश्ता जुड़ जाए। वो भले ही कहते हैं कि पुलिस वाले जो होते हैं वो गुंडों का सफाया भी करते हैं, और ये भी कहा जाता है कि पुलिस वाले गुंडों को संरक्षण भी देते हैं। इसका अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है, ये जानते हुए भी कि जिस व्यक्ति पर कई सारे मुकदमे हैं, हत्या का मुकदमा है, और भले ही चाहे वो हत्या का मुकदमा है, लेकिन वो राजनीति में था और उस वक्त विधायक भी था। साल 1996 में अतीक अहमद से इस शाइस्ता परवीन का जब रिश्ते की बात चलती है, इनका निकाह हो जाता है और धूमधाम से शादी हो जाती है। जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा था, वैसे वैसे शाइस्ता को एक के बाद एक बच्चे पैदा हो रहे थे। और पहले वाले बेटे का नाम रखा जाता है मोहम्मद उमर, दूसरे बेटे का नाम रखा जाता है मोहम्मद अली, तीसरे बेटे का नाम असद होता है, चौथे बेटे का नाम एहजान होता है, 5वें बेटे का नाम अबान होता है। लेकिन इसी बीच में सरकारें बदलती हैं, कार्यप्रणाली के तरीके बदलते हैं, और इसी बीच में ये एक नहीं कई गलतियां कर जाते हैं। जैसे कि अब बीएसपी के विधायक राजू पाल की हत्या कर देते हैं। सरकार बदलती है और सरकार जब शिकंजा कसती है, उधर समाजवादी पार्टी ने पार्टी से बाहर कर देती है, क्योंकि मदरसा कांड जो हुआ था। और इसी बीच में जब इन पर दबाव पड़ता है तो इन्हें आखिरकार अपनी गिरफ्तारी देनी पड़ती है। लेकिन गिरफ्तार होने के बाद भी भले ही चाहे वो जेल में रहें, लेकिन जेल के अंदर रहते हुए भी वो अपना वर्चस्व कायम कर रहे थे। जिसको चाहें वो गुलाबी रंग की पर्चियाँ भेजा करते थे। बताया जाता है कि गुलाबी रंग की पर्ची में ख़ास बात होती थी, जो बड़े व्यापारी होते थे वो 5 लाख रुपए की रंगदारी दिया करते थे, और जो छोटे व्यापारी हुआ करते थे वो 3 लाख रुपए की रंगदारी दे दिया करते थे, चुपचाप इनके घर पर पहुंचा दिया करते थे। भले ही चाहें जेल में रहते हुए वो एक मोहित जायसवाल नाम के एक व्यापारी का अपहरण कर लेता है, उसका वीडियो वायरल हो जाता है। और जब ये बात उत्तर प्रदेश की सरकार को पता चलती है, साल 2018 की बात है, तब यहाँ से इनका ट्रांसफ़र यानी कि ये जेल देवरिया से निकाल के इनको साबरमती गुजरात की जेल में शिफ्ट कर दिया जाता है। लेकिन शिफ्ट तो ये हो जाते हैं, लगातार अतीक अहमद के लंबे समय तक जेल में रहने के कारण घर परिवार के जो बच्चे थे उन पर भी आरोप लगते हैं। जैसे क्या मोहम्मद अली की अगर हम बात करें तो उन पर मोहित जायसवाल का ही अपहरण का आरोप लगा था, और इसलिए उनको लखनऊ की जेल में रखना पड़ा, शिफ्ट करना पड़ा। अगस्त 2022 को उन्हें आखिरकार सरेंडर करना पड़ा था, क्योंकि सरकार ने पुलिस ने उन पर 2 लाख रुपए का इनाम जो घोषित कर दिया था। मोहम्मद अली पर 6 आपराधिक मुकदमे दर्ज होते हैं, और एक रिश्तेदार से उन्होंने लगभग 5 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी थी। रंगदारी की ना देने पर उसके साथ मारपीट भी की थी। ये वीडियो भी काफ़ी वायरल होता है। बात जब पुलिस तक पहुंचती है तो पुलिस इन पर मुकदमा भी दर्ज करती है, और मुकदमा दर्ज करने के बाद इनको नैनी की जेल में रखा जाता है। नैनी की जेल में रख दिया जाता है। सिर्फ घर पर रहता है छोटा बेटा असद, लेकिन असद भी यहाँ से बाहर निकलना चाहता था, दूर जाकर अपनी पढ़ाई जारी रखना चाहता था। लेकिन परिवार का आपराधिक रिकॉर्ड होने के कारण उनका पासपोर्ट नहीं बन पाता, और पासपोर्ट ना बनने की वजह से ही वो घर पे रहता है। अब घर पे जो समझदार या जिम्मेदार थे वो 2 ही लोग होते हैं, असद और उसकी माँ शाइस्ता परवीन, क्योंकि चाचा पर भी राजूपाल की हत्या का आरोप था, और भी कई मामलों थे जिसकी वजह से उनको बरेली उत्तर प्रदेश की बरेली जेल में शिफ्ट कर दिया गया था। अब शाइस्ता परवीन और असद ने मिलकर एक प्लानिंग की, क्यों ना किसी पार्टी को ज्वाइन किया जाए। हालांकि वो असुद्दीन ओवैसी की AIMIM पार्टी से जुड़े हुए थे, और इसी बीच में उन्होंने फैसला किया कि आने वाला जो वक्त है वो नगर निकाय का चुनाव होंगे। यदि नगर निकाय के चुनाव में शाइस्ता परवीन को खड़ा कर दिया जाए तो बहुत सारी दिक्कतों का जो परेशानियां होती हैं, जो पुलिस वाले आजकल
सिपाही भी उनको परेशान करने लगे थे, क्योंकि अतीक अहमद का धीरे धीरे रुतबा कम होता चला जा रहा था। वजह थी क्योंकि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार थी, और बीजेपी की सरकार में योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बनते हैं, और मुख्यमंत्री उनके बनने के बाद उन्होंने माफियाओं की कमर तोड़नी शुरू कर दी थी। इसीलिए इनका वर्चस्व कम होने लगता है, और जब वर्चस्व कम होने लगता है तभी ये मेयर की चुनाव के बारे में सोचते हैं। और एक दिन ऐसा आता है 5 जनवरी 2023 को बीएसपी की एक कार्यकर्ता सम्मेलन में पूर्व सांसद घनश्याम चंद्र खरबार उनको अपनी पार्टी की सदस्यता दिलवाते हैं, और यहीं से वो सपना देखना शुरू कर देती हैं। लेकिन लंबे समय तक अतीक अहमद के जेल में रहने के बाद कहते हैं, सूत्र बताते हैं कि उनके पास पैसे की अब कमी होने लगी थी, टूट पड़ने लगी थी। यही कारण था कि 9 जनवरी 2023 को असद एक बिल्डर को फ़ोन मिलाता है जिसका नाम होता है मोहम्मद मुस्लिम। मोहम्मद मुस्लिम से बात करते हैं और कहते हैं कि आपको उमर से मुलाकात करनी है, और उमर क्योंकि आने वाली तारीख पर जो लखनऊ से भी उमर आएंगे तो आप उनसे मुलाकात कर लेना। मोहम्मद मुस्लिम मिलने से भी मना कर देते हैं, कचहरी में जाने से ही मना कर देते हैं। जब दोनों ही सूरत में मना कर देते हैं तब अपने ही स्वर में, अपने ही धमकाते हुए स्वर में असद उन्हें कहते हैं कि खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदल रहा है, यानी कि अब शहर में कोई भी उन्हें रंगदारी नहीं दे रहा था। शायद यही वजह थी कि उन्होंने आने वाली 24 फरवरी 2023 को धूमनगंज रोड पर एक हत्या की प्लानिंग की थी। इसके लिए रैकी करते हैं और कई सारे शूटर शामिल हो जाते हैं। यही तय था कि इस खुलेआम मारेंगे, और खुलेआम मारने का इन्हें बिल्कुल भी डर नहीं था, खौफ नहीं था। वीडियो वायरल होगी, लोगों में दहशत फैलेगी, और जब दहशत फैलेगी तो किसी को भी फ़ोन करेंगे तो वो फिर डरेगा नहीं, क्योंकि खरबूजे देख कर फिर खरबूजा रंग नहीं बदलेगा। एक खरबूजा अगर पैसे देगा तो दूसरा खरबूजा भी पैसे देने के लिए तैयार हो जाएगा। सब कुछ प्लानिंग के तहत चल रहा था। बताया जाता है, पुलिस सूत्रों का दावा है कि शाइस्ता परवीन साबरमती जेल में जाती हैं गुजरात, और वहाँ बैठकर प्लानिंग करते हैं कि आखिरकार करें तो क्या करें। उनका एक पंथ दो काज, उमेश पाल की हत्या करनी है जो उन पर आरोप लग रहे हैं। जब इसको मार दिया जाएगा तो बाकी और लोग भी हिम्मत नहीं जुटा पाएंगे किसी मामले में पैरवी करने की, किसी मामले में कुछ आगे बढ़ने की, क्योंकि राजूपाल हत्याकांड का प्रमुख गवाह उमेश पाल होता है। और 24 फरवरी 2023 को धूमनगंज रोड पर जब वो कोर्ट कचहरी से वापस आ रहे थे अपने घर की तरफ, तो शाम 5 बजे के आसपास जैसे ही गाड़ी उनकी रुकती है, एक के बाद एक शूटर आते हैं और गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। इसी बीच में मोहम्मद मुस्लिम नाम का गुड्डू मुस्लिम नाम का जो एक व्यक्ति होता है वो लगातार बम मार रहा होता है। और इसी बीच में जो वहाँ पर रास्ते में खड़ी हुई कार होती है, क्रेटा कार होती है, सफ़ेद रंग की कार से एक लड़का बहुत तेज़ी के साथ निकलता है, और निकलते ही वो लगातार गोलियां पर गोलियां चलाना शुरू कर देता है। लगभग 40 सेकंड का ये वीडियो है, अलग अलग कैमरे से जब रिकॉर्ड किया गया था, अलग अलग कैमरे को मिलाकर 44 सेकंड का ये वीडियो जब वायरल होता है सोशल मीडिया पर, तब पता चलता है कि अतीक अहमद का तीसरे नंबर का जो बेटा है उसने गोली चलाई थी, और ये इस हत्याकांड को अतीक अहमद के परिवार ने अंजाम दिया था। इसमें शाइस्ता परवीन की भी भूमिका होती है। इसमें असद की भूमिका का खुलासा इसलिए भी हो जाता है क्योंकि उसने सीसीटीवी कैमरे में शामिल हो जाता है। काश कि वो सीसीटीवी कैमरे में अगर शामिल नहीं होता तो शायद कभी भी हो सकता है कि पुलिस उस लेवल पर जांच नहीं करती। पहली गलती तो असद ये कर जाता है, लेकिन इससे भी बड़ी गलती, इससे भी बड़ी भूल वो ये कर जाता है कि उसके शूटर जो यहाँ पर 2 पुलिस वाले होते हैं, संदीप निषाद और दूसरे राघवेंद्र सिंह, इनकी भी गोली मारकर हत्या कर देते हैं। सोशल मीडिया पर ये जब मुद्दा बहुत तेज़ी के साथ वायरल होता है तब पुलिस अपने सिपाहियों के बदले के लिए जब पूरी ईमानदारी, पूरी शिद्दत के साथ मैदान में उतरती है, तब असद को झांसी में ढेर कर देती है, और इस मामले से जुड़े हुए और पहलुओं पर जांच ही कर रही थी। इसी बीच में अतीक अहमद और उसका भाई अशरफ अली प्रयागराज के एक हॉस्पिटल में जब मेडिकल परीक्षण के लिए जा रहे हैं, तब वो मौत के घाट उतार दी जाते हैं उन सिरफरों की वजह से जो सिर्फ इस दुनिया में रहकर नाम कमाने की कोशिश में लगे हुए थे। लेकिन जब पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल करती है तो पता चलता है कि मेयर बनने के लिए ये कहीं ना कहीं पूरा का पूरा षड्यंत्र, इसमें पूरी की पूरी भूमिका शाइस्ता परवीन की रही थी। और शाइस्ता परवीन को ढूंढने के लिए एसटीएफ, उत्तर प्रदेश की पुलिस, क्राइम ब्रांच, तमाम तरह की जो संस्थाएं हैं उत्तर प्रदेश की पुलिस की, वो लगी हुई हैं। लेकिन शाइस्ता परवीन अभी भी बुरके में छिपी हुई हैं, वो निकल कर बाहर आना नहीं चाहती हैं। उन्हें डर है कि अगर वो बाहर आती हैं तो कहीं ऐसा ना हो जैसे असद के साथ हुआ है। उन्हें डर है कहीं ऐसा ना हो जैसे अतीक अहमद के साथ हुआ है। उन्हें डर है कहीं ऐसा ना हो जैसे अशरफ के साथ हुआ है। उनका सपना अब सपना ही रह गया है। वो
अगर इस वीडियो को देख रही होंगी या उनके देखने वाले देख रहे होंगे तो इस बात पर ज़रूर गौर कर रहे होंगे, क्योंकि इसमें जो दो बहुत बड़ी जो उन्होंने गलती की हैं, असद ने क्रेटा गाड़ी से निकलकर और उनके शूटरों ने संदीप निषाद कांस्टेबल और राघवेंद्र सिंह कांस्टेबल को मारकर पुलिस से दुश्मनी लेकर, बदमाशों से दुश्मनी लेकर तो वो हमेशा जीतते रहे, किसी भी नेताओं से दुश्मनी लेकर तो वो जीतते रहे, लेकिन पुलिस से दुश्मनी लेकर वो ज़्यादा दिन उनका चैप्टर चल नहीं पाया और ये चैप्टर हमेशा हमेशा के लिए बंद होने की ओर है। अभी कितने लोग सलाखों के पीछे जाएंगे, अभी कितने लोगों के एनकाउंटर होंगे, ये तो खैर भविष्य के गर्भ में छिपा है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है कि आप जहाँ भी रहें अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।